अब सुनिए बेटा, देखो आप लोगों को पढ़ाया क्या जा रहा था, व्यतिकरण, है ना। व्यतिकरण में क्या पढ़ाया गया था, यंग का प्रयोग। अब हम आज पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को जो व्यतिकरण में आपको मिला था पर्दे पर, क्या यंग ने क्या देखा था पर्दे पर, फ्रिंजे देखा था ना। फ्रिंजे कई प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की फ्रिंजे प्राप्त हुई थी पर्दे पर। एक कौन सी फ्रिंज थी, एक था डार्क और एक ब्राइट, दो प्रकार की पट्टियां मिली थी और दोनों पट्टियों का नाम क्या दिया गया था, डार्क और ब्राइट का, फ्रिंज। उनका नाम क्या दिया गया था, फ्रिंज। और इनकी पट्टियों की जो मोटाइयां होती हैं बराबर होती हैं। जो डार्क फ्रिंज होती है उसे कौन सी फ्रिंज कहते हैं, अदीप्त फ्रिंज। और जो ब्राइट फ्रिंज होती है उसे दीप्त फ्रिंज कहते हैं। ये क्लियर हो गया था, पर्दे पर एकदम समान रूप से प्राप्त हुई थी। मैंने उसका आपको वीडियो भी दिखाया था, बना के भी समझाया था कल। अब इन फ्रिंजों की क्या निकालनी है, क्या निकालनी है, चौड़ाई। इन फ्रिंजों की क्या निकालनी है, चौड़ाई। तो हेडिंग डालो फ्रिंजों की चौड़ाई, हेडिंग डालिएगा फ्रिंजों की चौड़ाई। फ्रिंजों की चौड़ाई, फ्रिंजों की चौड़ाई, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, विड्थ ऑफ फ्रिंजेस। विड्थ ऑफ फ्रिंजेस, देखिएगा। अब सुनिएगा, जैसे विड्थ ऑफ फ्रिंजेस कैसे निकालेंगे उसके लिए अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, बोर्ड में आता है, बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, ये देखिए, एक आपकी क्या थी, यहाँ पे पर्दा था, क्या था यहाँ पे, पर्दा था। ये आपका पर्दा है और यहां से पर्दे से स्मॉल डी दूरी पर क्या है, बोलिए, स्मॉल डी दूरी पर यहाँ पे दो स्लेटें हैं, कौन कौन, S1 और, बोलिए, S1 और S2, S1 और S2। ध्यान देना बेटा, कायदे से समझ लेना अच्छे से। इधर से देखो, इधर से प्रकाश किरण आती है ना, श्रृंगों और गर्तों के रूप में। जब आगे बढ़ती है, जैसे यहाँ से मान लेते हैं यहाँ कोई प्रकाश स्रोत है, यहाँ से जब तरंग आगे चलती है तो क्या होती है, श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ती है ना, बोलिए, कल बताया था मैंने। और ये आपका तरंग चल रहा है, ये मान लेते हैं श्रृंग है और एक को क्या मानेंगे, गर्त। ये तरंग आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के पश्चात जब ये तरंग S1 और S2 पर पड़ेगी, आप इसका एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो, यहाँ पर पड़ेगी तो यहाँ से भी तो श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ेगी। तो जब यहाँ से श्रृंग और गर्त के रूप में आगे बढ़ेगी और यहाँ से भी बढ़ेगी तो ये तरंगों में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, मतलब अध्यारोपित होंगी। तरंगे जब अध्यारोपित होंगी तो वहां पर क्या होगा, परिणामी विस्थापन कहीं पर क्या होगा, अधिकतम और कहीं पर न्यूनतम होता है। उसका फिल्म कहाँ पे मिला था, पर्दे पर प्राप्त हुआ था, जिसमें डार्क और ब्राइट फ्रिंजें प्राप्त हुई थी। अब उसी को हमें उसी की पोजीशन देखनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा, अब यहाँ से जो तरंग निकलेगी और यहाँ से जो तरंग निकलेगी, गौर करिएगा, यहाँ से एक तरंग निकली और यहाँ से एक तरंग निकली, कोई तरंग यहाँ मिलेगी, कुछ यहाँ मिलेगा, बोलिए, कुछ जो है आपका कहाँ मिलेगा, कोई तरंग यहाँ ओवरलैप करके मिलेगी
है ना, कुछ यहाँ मिलेगी, कुछ यहाँ मिलेगी, कुछ यहाँ, कहीं 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 मिलेगा, सभी बिंदुओं पर मिलेगा ना, है कि नहीं। और सपोज करिएगा कि कोई तरंग जो मिल रहा है यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे इस पॉइंट पर, ये मूल बिंदु से इस पॉइंट पर मिल रहा है। अब मूल बिंदु से खींच लेंगे थोड़ा सा, इसका मिडिल पॉइंट आप खींचोगे, ये हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे जो तरंग जाएगी यहाँ से और यहाँ से, देखिएगा इनका जो फेज डिफरेंस होगा क्या होगा, समान हो, है कि नहीं। वो मिलेगा आपका केंद्रीय फ्रिंज, उसको क्या कहते हैं, केंद्रीय फ्रिंज। और बाकी हम मानते हैं इस पोजीशन पर जो तरंग यहाँ से गई है और यहाँ से गई, ओवरलैप करके यहाँ पे कोई फ्रिंज मिल रही है, उसका पोजीशन ज्ञात करना है। अब इसको हम इंडिकेट करते हैं, इसको ओ ले लेते हैं और इस पॉइंट को क्या ले लेते हैं, पी, इसको ले लेते हैं सी, और इसको यहाँ से मिला दें, इसको वहां से, तो जब मिलाएंगे तो क्या होगा, बोलिए। यहाँ से ये तरंग यहाँ पे गई पी, पी पर, और S2 से भी गई, यहाँ से दूसरी तरंग गई कहाँ पे, पी पे, तो अच्छा हो गया ना। अब देखिएगा जो तरंग यहाँ से गई है, यहाँ से इसको खींच दें, ये जो तरंग गई है, गौर करिएगा इन दोनों में कुछ पाथ डिफरेंस होगा कि नहीं, बोलो भाई। ये तरंग यहाँ से गई, यहाँ से यहाँ पे गई, और ये वाला तरंग गई, ओवरलैप की, ओवरलैप करने के पश्चात जो फ्रिंज मिला पर्दे पर, बिंदु पी पर मिला, उसकी स्थिति हमें ज्ञात करनी है। अब ये बताओ, अगर हम इस बिंदु से S1 से इस पर और इस पर S1P और S2P को अगर हम देखें तो कुछ पाथ में डिफरेंस आ रहा है, बोलो, पाथ में कुछ डिफरेंसेस आ रहे हैं, दूरियों में कुछ वेरिएशन आ रहा है, कौन कम है कौन ज्यादा है, ऊपर वाला क्या है, कम है, और नीचे वाला दूरी क्या है, ज्यादा है। अच्छा, बराबर कब होगा, जब यहां से क्या कर देंगे, इस पे लंब डाल देंगे। चलो लंब डाल देते हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये यहाँ पे, ये हो गया ए, क्या हो गया। अच्छा ये बताओ, अब S1P और AP ये दोनों क्या होंगे, सेम फेज में है कि नहीं, सेम डिस्टेंस पर है कि नहीं, लेकिन इतना क्या रहा है, इतना क्या मिल रहा है उसको, भाई इतनी दूरी ये तरंग एक्स्ट्रा चल रही है ना, इतनी दूरी ये तरंग क्या कर रही है, एक्स्ट्रा चल रही है कि नहीं। भाई ये जब ये इसके इक्वल है, ये क्या होगा, बोलो, इसके पथ से ये वाला पथ क्या है, एक्स्ट्रा चल रहा, ज्यादा चल रहा। तो अगर हम पथांतर निकाल लें, क्या निकाल लें बेटा, पथांतर, तो काम हो जाएगा ना। चलिए इसी को हमें निकालना है, किसको, पथांतर को, ठीक है। अब देखो, अब यहां से क्या करते हैं, यहां से इसको हम इस पॉइंट को बिंदु पी से मिला देते हैं पथांतर निकालने के लिए। तो इसको देखिएगा, इसको मिला देते हैं किससे, बताओ बेटा किससे, पी से, बिंदु पी से मिला देते हैं। और जब बिंदु पी से मिलेगा तो ध्यान देना, ये एंगल बना लेता है, मान लेते हैं थीटा, क्या बना रहा, तो ध्यान देना बेटा, अब यहां से ये जो गया हुआ है ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या होगा, ये एंगल, ये भी थीटा होगा, क्योंकि पथ का अंतर है ना ये, ठीक है। और यहाँ से सेम फेज में होगा, तो यहाँ से और यहाँ से तरंग जो चलेगी, ये दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे, तो इस वजह से ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। चलो अब जो है, अब आपका यहाँ से, मैंने क्या बताया था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, पर्दे की दूरी क्या है, कैपिटल डी, कैपिटल क्या है, डी, और दोनों स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी, क्या है, क्या है, स्मॉल डी। अब हम इसको मिटा दे रहे हैं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है,
देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है बेटा बताओ, स्मॉल डी। और दोनों पर्दों के बीच की दूरी क्या, ये पर्दे और स्लेट के बीच की दूरी कितनी है, कैपिटल डी। और फिर अब हम क्या याद करेंगे, अब हम S2A ज्ञात करेंगे। कौन सा, S2A। ये आपने क्या डाला था, इसमें लंब डाला था ना, तो ये भी क्या हुआ 90 डिग्री, ये भी क्या हुआ 90 डिग्री हुआ। तो एक त्रिभुज आप ले लीजिए, कौन कौन सा भाई, S2A कैसे आएगा ध्यान देना, S1 S2A इसमें इन्वॉल्व है, डी है और ए भी इन्वॉल्व है कि नहीं। तो इसमें क्या आएगा, थीटा के सामने वाली भुजा लंब और 90 के सामने वाली भुजा करोड़, ये आ रही है। इसी पथांतर के कारण इसी रचना हो रही है, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा, POC। भाई इसी के कारण ही तो पथांतर आ रहा है। अगर ये चीज यहाँ पे होता, कोई पथांतर होता, कोई पथांतर नहीं होता, ये एंगल ही नहीं बनती। बन तो ऐसे ही रही है ना, जितनी ज्यादा डिस्टेंस पर ये बिंदु P खिसकेगा पर्दे पर, जितनी ऊंचाई पर जाएगा ये एंगल उतना ही भगेगा, और ये भी पथांतर उतना ही भगेगा। ये डिपेंड करेगा एंगल पर, है कि नहीं, इस कोण पर। ये बात एग्जैक्ट क्लियर हुई, बोलो हाँ या ना, क्लियर हो। चलो तो अब इसका मतलब ये वाला जो त्रिभुज है OCP और S1 S2A समरूपता के नियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि नहीं, बोलो। अब कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी देख लो, ये वाला 90 है, ये भी 90, ये थीटा है, ये भी थीटा है ना। तो मतलब दो कोण बराबर है, बराबर हुआ, बोलो। और क्या बराबर है, और कुछ बराबर है, बोलिए। और ये 90 और ये भी 90 और ये थीटा, ये भी थीटा। तो डबल ए नियम चलता है, डबल ए नियम, बोलो। डबल ए नियम में क्या होता है, डबल ए नियम क्या शो करता है, अगर दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर हों तो क्या होता है, समरूपता के नियम को रिप्रेजेंट नहीं करता। अरे आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा ये त्रिभुज में, क्लास 10th में भी पढ़े होंगे। तो ए डबल ए नियम हो गया, मतलब डबल ए नियम से क्या हो गया, त्रिभुज कौन सा हो गया, POC और S1 S2A क्या है, समरूप। लिखेंगे आप समरूप, लिखेंगे समरूप त्रिभुज कौन किससे, समरूप त्रिभुज S1 S2A। अब बोलते रहो, और कौन सा, एंड OCP से। बताओ इसमें क्या होगा, जो कोण बराबर उसके सामने की भुजाओं का अनुपात क्या होता है, पता है ना। तो चलो ये कोण इस कोण के बराबर था, इस कोण के सामने की भुजा, छोटा वाला पहले लें, चलो छोटा वाला पहले तो ले लेते हैं। थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी है, S2A, S2A बटा का, इस वाले त्रिभुज में बताइए क्या लेंगे, थीटा के सामने की भुजा कौन सी, कौन सी, PC बटा क्या हो गया, PC बराबर क्या हो गया। अब हम इसमें कौन सा भुजा लेंगे, ये तो हमें याद करना था, हो गया। फिर अब ये वाला भुजा लेंगे क्योंकि ये S1 S2 मालूम है कि नहीं। तो आप बताओ अगर हम S1 S2 ले छोटे वाले त्रिभुज में, तो वहां क्या लेंगे बताओ, उधर उधर किधर कौन सा लेंगे, इस वाले त्रिभुज में। अरे 90 के सामने की, ये 90 के सामने की भुजा थी, तो यहाँ 90 की सामने की भुजा कौन सी है, बोलिए, नहीं समझ में। आप समरूपता के नियम में ये पढ़े होंगे कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो जो कोण बराबर होता है उसके सामने की भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो हमको तो ये तो निकालना ही है, इसमें फैक्ट निकालना है। तो ये क्या हुआ, थीटा, थीटा के सामने वाली भुजा S2A हो गई, और ये थीटा हो गई, इसके सामने की भुजा PC हो गई। इतनी बात समझ में आई। अब
हमको क्या मालूम है, ये मालूम है, ये भुजा ले लेते हैं S1S2, ये 90 के सामने की भुजा थी, तो यहाँ 90 के सामने की भुजा कौन सी है? ओपी है ना। बोलने में कहाँ है कुछ शर्म आ रहे भाई, यही तो मेन रूल है। अगर ये क्लियर हो गया सब कुछ क्लियर हो जाएगा, बहुत आसान भी है। तो ये इसको हम क्या लिख देंगे बेटा, ओपी लिख देंगे। संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़े। चलिए अब ये वाला डिस्टेंस देखिएगा, ये वाली जो डिस्टेंस है, मान लेते हैं यहां से मूल बिंदु से यहां से मान लेते हैं एक्स डिस्टेंस पर, किस डिस्टेंस पर, एक्स डिस्टेंस, इसकी स्थिति है। अब यहाँ S2A निकाल लो। S2A बराबर क्या होगा, मान रखो S1S2 इंटू PC बटा क्या, OP। चलो बताओ बेटा, मान रखो यहाँ मान रखिए कितना आएगा, S2A बराबर पथांतर बराबर S1S2 कितनी है, PC OP। OP आप लोग देख रहे हो, थोड़ा सा एक मिनट के लिए सुनिएगा। OP आप देख रहे हो ना, OP डिस्टेंस पता नहीं है, पता नहीं है। OP डिस्टेंस लगभग OC के इक्वल मान लिया जाता है। OP जो है किसके इक्वल मान लिया जाता है, लगभग किसके, हाँ OP जो है लगभग इक्वल टू क्या, OC के, क्योंकि OC डिस्टेंस पता थी ना। और ये भी जान लीजिएगा कि ये जो प्रतिरूप पड़ता है ना, पर्दा बहुत छोटा होता है, ज्यादा बहुत बड़ा भारी नहीं होता। ठीक है, जो फिल्म देखी जाती है तो सेंटर से जो पोजीशन आती है, दीप अदीप की स्थितियां जो आती है बहुत माइनर होती है, बहुत शार्ट डिस्टेंस होती है। आप गौर करिएगा, जो पर्दे पे जैसे प्रकाश पड़ रहा है ना, प्रकाश पड़ रहा है, लेकिन डार्क और ब्राइट दिख रहा है नहीं, ये बहुत बारीक होती है, ये पट्टियां बहुत छोटी छोटी होती है। ठीक है, तो इस वजह से ये वाली डिस्टेंस जो होती है, ये वाली ये वाली और इससे क्या होती है, लगभग बराबर होती है। तो इस वजह से इसको जब इक्वल करोगे तो होगा क्या, बताओ, S1S2 इंटू क्या, PC बटा OP की जगह क्या हो जाएगा, OC, क्योंकि OC पता है। अब यहाँ मान दो, ये पथांतर हो जाएगा S2A बराबर S1S2 कितना है, बताओ बेटा, स्मॉल डी इंटू PC क्या है, X, और OC क्या है, कैपिटल D, है कि नहीं। यह आपका क्या आ गया, पथांतर आ गई। क्या ये S2A क्या है, पथांतर है, फेज डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस है। तो ये हो गया आपका S2A, क्या हो गया बेटा, S2A हो गया पथांतर, क्या हो गया, पथांतर। अच्छा आप ये बताओ, किन किन पथांतरों पर समपोषी व्यतिकरण मिला था और किन किन पथांतरों पर विनाशी व्यतिकरण मिला था, मैंने आपको बताया था, बताइए बेटा। पथांतर S2A बराबर क्या होगा, हाँ कैसे, हाँ तो पथांतर क्या होगा, बोलो, पथांतर क्या होगा, बताओ बेटा। हमने आपको बताया था पथांतर, बताइए क्या होगा, जल्दी बोलो, बताइए पथांतर क्या होता है, कल तो मैंने बताया था हम लोगों को, जल्दी बताओ। पथांतर निकाला था 2n लैम्डा या m लैम्डा, क्या बताया था, पथांतर बताया था संपोषी के लिए, पलटने लगे यही तो बात है। अब देखो पथांतर डिपेंड करेगा, पथांतर पर डिपेंड करेगा कि ये स्थिति किसकी है, संपोषी के लिए या विनाशी के लिए। चलो संपोषी व्यतिकरण के लिए बताता हूँ, संपोषी व्यतिकरण के लिए या दीप्त फ्रिंज के लिए, है ना। संपोषी मतलब
दीप्त। चलो दीप्त फ्रिंज के लिए बताता हूँ पथांतर क्या बनेगा। दीप्त फ्रिंज के लिए बताओ, दीप्त फ्रिंज के लिए क्या बनेगा पथांतर? हाँ बोलो। पथांतर बना था S2A बराबर एन लेमडा। एम लेमडा क्या माने थे? एन लेमडा 2 एन लेमडा बोलते गाने 2 एन लेमडा, जहां एन क्या था? शून्य था, एक था, दो था, तीन था। पढ़ाई ऐसे नहीं होती जिस तरीके से कर रहा हूं। कल ही अभी मैंने बताया था, है कि नहीं, कि पथांतर किन किन पथांतरों पर संपोषी व्यतिकरण मिला था, वहीं पर दीप्त फ्रिंज मिलेगी ना। तो किन किन पथांतरों पर मिला था? 2 एन लेमडा पर। एन की वैल्यू क्या थी? हाँ? अरे पथांतर की बात कर रहा हूँ, तो कलांतर था, कलांतर में था वो। पथांतर की बात मैं कर रहा हूँ। पथांतर पे क्या था बताओ? 0 था और क्या था? हाँ लेमडा और क्या था? 2 लेमडा और क्या था? 3 लेमडा। तो यहाँ क्या था? 2 नहीं होगा, है कि नहीं? यहाँ 2 नहीं होगा, एन लेमडा हो जाएगा। एन बराबर 1 रखोगे लेमडा आ जाएगा, एन बराबर 2 रखोगे तो 2 लेमडा, एन बराबर 3 रखोगे तो 3 लेमडा। यही तो आएगा। क्लियर हो कि बता दूं? पदांतर, अच्छा कलांतर पता था? कलांतर पता था ना? किन किन कलांतरों पर होता था बताओ संपोषी व्यतिकरण? फाई बराबर क्या था? 0, 2 पाई, 4 पाई, इसी पे था ना। आप इसी पर जो है ये आप पथांतर ने निकाले थे पथांतर डेल्टा एक्स की वैल्यू किन किन पर होती थी? अब फाइव बराबर डेल्टा फाइव बराबर क्या होता था? फॉर्मूला आपको बताया था 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। अब फाइव का मान रखते हुए चले जाओ, डेल्टा एक्स मिलता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो फाइव का मान 0 रखो तो डेल्टा एक्स से आएगा 0। फाइव का मान क्या रखो? 2 पाई, 2 पाई खत्म हो जाएगा, लैम्डा डेल्टा एक्स बराबर क्या आएगा? लैम्डा। तो आएगा 0 लैम्डा और 2 लैम्डा 3 लैम्डा। इन पथांतरों पर क्या होता था? संपोषी व्यतिकरण मिला था, मतलब दीप्त मिलेगी, है कि नहीं? तो इसका मतलब कोई ऐसा पथांतर रिप्रेजेंट करें जो सबके लिए अलाउ हो, हर पॉइंट के लिए, है कि नहीं? पहले के लिए, दूसरे के लिए, तीसरे के लिए, चौथे के लिए, सबके लिए। तो यहाँ एन का मान क्या रखोगे? 0, 1, 2, 3 रखते हुए चला जाओ, मिलता हुआ चला जाएगा, सारा पोजिशन मिलता हुआ चला जाएगा। इससे एग्री हो? बोलो बेटा। अब समझो, अब ये मान हम कहाँ रख देंगे? अब दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर क्या होना चाहिए? एन लैम्डा। क्या होना चाहिए? एन लैम्डा। अब बताओ, यहां से अब हम इसे मिटा दें? मिटा देंगे तो लिखो कैसे? तो यहां लिख दें, यहां लिख दें। चलिए अभी दीप्त फ्रिंज की स्थिति और अदीप्त फ्रिंज की स्थिति अभी बता रहे हैं, पहले इतनी सारी चीजें क्लियर कर लो, है ना, है कि नहीं? तब वहां दीप्त फ्रिंज की स्थिति बता देंगे। दीप्त फ्रिंज की स्थिति, पहले दीप्त फ्रिंज की, फिर दूसरे दीप्त फ्रिंज की, फिर दोनों को घटा देंगे, चौड़ाई आ जाएगी, है कि नहीं? अभी क्या आया है? पथांतर। आप लोगों को पथांतर ये बताया गया था कि पथांतर बराबर होता है एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसमें ये देखेंगे कि कब कब दीप्त फ्रिंज की स्थिति में पथांतर क्या होता है, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति में क्या पथांतर होता है। चलो हम उसको बताने जा रहे हैं। दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए, फ्रिंज के लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए जो पथांतर होता है, ये पथांतर होता है दीप्त फ्रिंज के लिए S2A, पथांतर S2A आया था।
अंतर आया था S2A। ये कितना होता है n लैम्डा, n लैम्डा, क्योंकि n का मान आप रखोगे शून्य तो यहाँ हो जाएगा क्या शून्य, एक रखोगे तो लैम्डा, दो रखोगे तो दो लैम्डा, तीन लैम्डा, चार लैम्डा, ऐसे प्राप्त होता हुआ चला जाता है। तो अब जो है ये पथांतर का मान हम यहाँ रखेंगे दीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए। मान लेते हैं एनवी दीप्त फ्रिंज के लिए, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स एन। तो एन लैम्डा बराबर पथांतर S2A बराबर होता है आपका एक्स स्मॉल डी बाई कैपिटल डी में मान पुट अप करेंगे तो होगा क्या, हो जाएगा आपका S2A कितना है एन लैम्डा बराबर हो जाएगा, ये एनवी डिफरेंस की स्थिति होगा एक्स एन इंटू स्मॉल डी बाई कैपिटल डी, ये प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से एनवी डिफरेंस की स्थिति आप निकाल सकते हो, तो एक्स एन बराबर हो जाएगा एन कैपिटल डी लेमडा बाई स्मॉल डी, ये एनवी डिफरेंस की स्थिति हो गई। क्या हो गई बेटा एनवी डिफरेंस की स्थिति, एनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति, फ्रिंज की स्थिति हो गई। अब देखिए ये तो एनवी हो गई, अब यहां से मान लेते हैं एनवी एन प्लस वन वी, क्योंकि हमें चौड़ाई निकालनी है फ्रिंज की, तो अब हम लिखेंगे एन प्लस वन वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति क्या बनेगी, एन प्लस वन वी दीप्त फ्रिंज की स्थिति, दीप्त फ्रिंज की स्थिति ये क्या होगी एक्स एन बराबर एक्स एन प्लस वन बराबर एक्स एन प्लस वन बराबर एन की जगह हो जाएगा एन प्लस वन, एन प्लस वन डी लेमडा बाई डी, डी लेमडा बाई डी, ये हो जाएगा। अगर चौड़ाई ज्ञात करनी होती है तो कैसे ज्ञात करते हैं, जैसे दूसरा पद और तीसरा पद निकालते हैं तो तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाते हैं तो उनके बीच की डिस्टेंस मिलती है दूसरे और तीसरे के बीच की। इसी प्रकार अगर एनवे डिफरेंस की स्थिति हो गई एक्स एन बराबर एन डी लेमडा बाई डी, एन प्लस वन में डिफरेंस की स्थिति हो जाएगी एन प्लस एक्स एन प्लस वन बराबर एन प्लस वन डी लेमडा बाई डी, एन के प्लस एक्स एन प्लस वन हो गया। अब चौड़ाई कैसे निकलेगी, इसको हम क्या करेंगे, अब इसमें से जो घटा देंगे चौड़ाई पता चल जाएगी। तो लिखेंगे दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई बराबर हो जाएगी, चौड़ाई को W से व्यक्त करते हैं, चौड़ाई W बराबर हो जाएगा क्या एक्स एन प्लस वनवी एन प्लस वनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति और एनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति में से घटा देंगे तो होगा क्या एक्स एन प्लस वन माइनस एक्स एन। अब वेट कितनी हो जाएगी निकाल लेते हैं, वेट हो जाएगी देखिएगा ढंग से, तो W बराबर हो जाएगा एक्स एन प्लस वन का मान क्या है, एक्स एन प्लस वन का मान है एन प्लस वन डी लेमडा बाई डी, इसका मान है एन प्लस वन डी लेमडा बाई डी माइनस एक्सएन, एक्सएन का मान है एन एन डी लेमडा बाई डी, ये हो जाएगी। अब क्या होगा, अब हम यहां से कुछ कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन करेंगे तो W बराबर हो जाएगा डी लेमडा बाई डी कॉमन है, डी लेमडा बाई डी कॉमन हो गया तो बचा क्या एन प्लस वन माइनस एन,
ये और ये कट गया तो W बराबर आया डी लैम्डा बाई डी। ये हो गया दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। ये क्या है आपका दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र हो गया W बराबर कैपिटल डी लैम्डा बाई डी। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम यूपी वर्ल्ड। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने का। अभी तो मैंने दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाला, अब हम निकालते हैं अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। देखते हैं उसमें क्या डिफरेंस आता है दीप्त और अदीप्त फ्रिंज में। जबकि यंग ने अपने व्यक्तिगत प्रयोग में बताया था कि दीप्त और अदीप्त फ्रिंज की मोटाइयां बराबर होती है, मतलब चौड़ाइयां बराबर होती हैं। तो चेक कर लेते हैं इससे। ये दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हो गई। अब हम अदीप्त के लिए चलें, तो अदीप्त के लिए हम मिला दे रहे हैं। अदीप्त के लिए चल रहे हैं, उसको समझिएगा बढ़िया से। चलिए अदीप्त के लिए, अदीप्त के लिए ये पथांतर जो होगा ये अलग होगा ना। पथांतर क्या हो जाएगा अदीप्त फ्रिंज के लिए, यहाँ लिख देते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए। पथांतर क्या बनेगा उसको देखिए। पथांतर बनेगा n माइनस 1/2 लैम्डा, n माइनस 1/2 लैम्डा। क्योंकि यहाँ पे अगर n की वैल्यू 1 रखोगे तो लैम्डा बाई 2 होगा, n बराबर 2 रखोगे तो 3 लैम्डा बाई 2 होगा, n बराबर 3 रखोगे तो 5 लैम्डा बाई 2 होगा। इसी पथांतरों पर हमें अदीप्त फ्रिंज प्राप्त हुआ था। हमने बताया था आप लोगों को पथांतर में आपको ये चीज बताई गई थी निकाल करके इसके पहले वाले वीडियो में। पथांतर था एक था लैम्डा बाई 2, एक 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2 डॉट डॉट। इन्हीं पथांतरों पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न हुआ था। तो अब वहां से चेक कर लीजिए, अगर ये n माइनस 1/2 लैम्डा कर दे यहाँ पे और n का मान 1 रखेंगे तो लैम्डा बाई 2 होगा, 2 रखेंगे तो 3 लैम्डा बाई 2 होगा, 3 रखेंगे तो 5 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पथांतर की प्लेस पे हम रखेंगे n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। अब n के समस्त मानों के लिए ये इसको सेटिस्फाई करेगा। तो अब यहाँ पे क्या आया, अब S2A बराबर ये x डिवाइड में ये वैल्यू रखेंगे S2A का मान, तो होगा क्या, तब हो जाएगा S2A का मान है n माइनस 1/2 इंटू लैम्डा। तो अब हम xn का मान यहाँ से फाइंड कर लेंगे। तो xn बराबर हो जाएगा, xn बराबर d ऊपर चला जाएगा n माइनस 1/2 कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये हो जाएगा एनवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। ये आएगा एनवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति ये आ गई भाई। दीप्त अदीप्त दोनों मिलेगा, ये मिल गई। अब n+1वीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति निकालते हैं। अभी तो चौड़ाई निकालेंगे भाई, एक इससे ज्यादा निकालेंगे, nवी निकल गई, n+1वीं निकालेंगे, फिर n+1वीं में से xn घटा देंगे, पता चल जाएगा वेट। तो लिखेंगे n+1वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, n+1वीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, अदीप्त फ्रिंज की स्थिति, फ्रिंज की स्थिति क्या मिलेगी इसको समझ लीजिएगा बढ़िया से। n+1वीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बन जाएगी xn+1 इज इक्वल टू, यहाँ n+1 कर देंगे, हो जाएगा n+1 माइनस 1/2 इंटू डी लैम्डा बाई डी। तो x n+1 बराबर यहाँ से
1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा n+1, आएगा n+1/2 आएगा। 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करेंगे इंटू डी लैम्डा बाई, ये हो जाएगा अदीप्त n+1वीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति। ये अब हम विड्थ निकालेंगे तो आता है अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई हम निकाल लें तो आया अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई W बराबर क्या होगा, W बराबर हो जाएगा आपका xn+1 माइनस xn, n+1वीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति माइनस nवीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति में से घटा देंगे तो अब आएगा क्या यहाँ पे देख लीजिएगा, W बराबर n+1वीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति आई है n+1/2 इंटू डी लैम्डा बाई डी माइनस n-1/2 इंटू कैपिटल डी लैम्डा बाई कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। कॉमन कर लेते हैं, इसको कॉमन कर लें, किसको, डी लैम्डा बाई डी को। चलो डी लैम्डा बाई डी को कॉमन कर लेते हैं तो W बराबर हो जाएगा डी लैम्डा बाई डी, ये हो गया कॉमन तो बचा क्या, n+1/2 माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस n माइनस माइनस का गुणा प्लस 1/2। अब ये आपका कट गया तो W बराबर आया डी लैम्डा बाई डी और 1 में 1/2 ऐड होगा 2/2 1 हो जाएगा, ये आया 2, ये 2/2 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हाफ में हाफ जो 1 हो जाएगा। तो अदीप्त फ्रिंज की जो चौड़ाई आई आपकी डी लैम्डा बाई डी आ। तो आप लोगों को यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रही है कि दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई और अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो इससे आपको पता चलता है कि व्याकरण प्रतिरूप जो यंग ने देखा था प्रयोगों द्वारा वो आपका एकदम एग्जैक्ट क्लियर होता है और पर्दे पर एकदम दिखाई देता है कि दोनों सभी दीप्त अदीप्त फ्रिंजों की जो मोटाइयां है चौड़ाइयां वो क्या होती है, बराबर होती है। इस तरीके से इस नियम का मैथमेटिकल प्रोसेस द्वारा प्रूफ हो गया। बात समझ में आई, एकदम अच्छे से क्लियर हो गया कि मतलब सभी पर्दे पर जो फ्रिंजें मिलती हैं चाहे दीप्त हो चाहे वो अदीप्त, वो क्या होती हैं, उनकी मोटाइयां उनकी चौड़ाइयां क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से ये बात एकदम क्लियर समझ में आ गया सबको। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। तो हमारे चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब करें और लाइक करें क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस आपको मिलेगा जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा और उम्मीद करेंगे कि आप लोग का मार्क्स और नॉलेज बहुत बेहतर होगा। तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है ZW